आज के क्लास में पैराग्राफ 9 देखना है। 9, 10 और 11 इसको कंप्लीट करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं नालंदा द एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, नालंदा प्राचीन विद्या का पीठ। जो लिखा गया है यानी जो स्पीच है ये दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। कब दिया गया है? तो मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट का जब फाउंडेशन रखा जा रहा था उस समय नालंदा में यह भाषण राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा दिया गया है। द स्कॉलर्स ऑफ नालंदा, जो नालंदा के स्कॉलर्स थे, द स्कॉलर्स ऑफ नालंदा, जो नालंदा के स्कॉलर्स थे, कैरिड द टॉर्च ऑफ नॉलेज, वह ज्ञान का प्रकाश लेकर के चले। यहीं बैठ जाना, आगे बैठा लो अभी। द स्कॉलर्स ऑफ नालंदा, नालंदा के जो स्कॉलर्स थे, कैरिड द टॉर्च ऑफ नॉलेज, वह ज्ञान के प्रकाश को लेकर के चले टू फॉरेन कंट्रीज, विदेशी देशों में। अर्थात फॉरेन कंट्रीज में, विदेशी देशों में। बात मत कीजिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस क्लास में सुनना ही है। हिंदी साहित्य हो तब और इंग्लिश साहित्य हो तब आप मिला रहे होंगे। जितना शांति से रहिएगा और डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा उतना बढ़िया से एक्सप्लेन होता है। अब बीच में भन-भनाइएगा, बात कीजिएगा तो पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसमें बोलने का मौका सिर्फ हमको दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी गहराई से अच्छी अच्छी बातें बताएं। तो यहाँ पर अभी पहला ही सेंटेंस हमने पढ़ा था, तब तक बुदबुदाहट आने लगा, ध्यान इधर आ गया। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हिंदी साहित्य में एक बात ध्यान रखिए और इंग्लिश साहित्य में जब कभी भी आप डिस्टर्ब कीजिएगा तो पूरा रीड आउट करना पड़ता है शुरू से लेकर अंत तक, तब ना फिर उसको समझाएंगे। मैथ्स तो है नहीं कि सॉल्व करते हुए जहां तक आए और उसके बीच में आपने डिस्टर्ब कर दिया तो फिर उसके आगे बताएंगे। तो इसमें शुरू से ही बोलना पड़ता है, इसीलिए डिस्टर्ब मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। द स्कॉलर्स ऑफ नालंदा, नालंदा के जो स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स मतलब जो खूब प्रतिभावान विद्यार्थी थे, जिनमें प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई थी, ऐसे व्यक्ति को स्कॉलर कहा जाता है। तो द स्कॉलर ऑफ नालंदा, नालंदा के जितने भी स्कॉलर्स थे, कैरिड द टॉर्च ऑफ नॉलेज, वह ज्ञान के प्रकाश को लेकर के चले टू फॉरेन कंट्रीज, विदेशी देशों में। फॉर इंस्टेंस स्ट्रॉन्ग चैन गैम्पो, इन्हीं में से एक थे स्ट्रॉन्ग चैन गैम्पो, द एम्परर ऑफ तिब्बत, वह तिब्बत के सम्राट थे। विथ अ व्यू टू इंट्रोड्यूसिंग, जिनका दृष्टिकोण था परिचय करने का, एंड पॉपुलराइजिंग संस्कृत स्क्रिप्ट, और संस्कृत के स्क्रिप्ट को उन्होंने पॉपुलराइज कर दिया अर्थात प्रसिद्ध कर दिया। एंड द नॉलेज ऑफ इंडिया, और भारत के ज्ञान को भी प्रसिद्ध कर दिया इन हिज कंट्री, अपने देश में। अपने देश में स्ट्रॉन्ग चैन गैम्पो जो सम्राट थे तिब्बत के, विथ अ व्यू ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड पॉपुलराइजिंग संस्कृत स्क्रिप्ट, जिनका दृष्टिकोण था परिचय कराने का और प्रसिद्धि दिलाने का संस्कृत स्क्रिप्ट को, एंड द नॉलेज और ज्ञान को, ऑफ इंडिया भारत के, इन हिज कंट्री अपने देश में। सेंट स्कॉलर, उन्होंने एक स्कॉलर भेजा कॉल्ड थोनिम संभूत, जिसका नाम थोनिम संभूत था। तिब्बत के सम्राट जिनका नाम स्ट्रॉन्ग चैन गैम्पो था, उन्होंने एक स्कॉलर भेजा भारत में जिसका नाम थोनिम संभूत था, और वह संस्कृत को अध्ययन करके तिब्बत में जा करके उसको क्या करा रहा था, तो उसका जो है वह पॉपुलराइजिंग करा रहा था, अर्थात परिचय दिला करके संस्कृत का अपने देश तिब्बत में उसे पॉपुलराइज कर रहा था। टू नालंदा, वह नालंदा आया, वेयर ही स्टडीड बुद्धिस्ट, जहां पर उसने पढ़ाई किया बुद्धिस्टिक का अर्थात बुद्धिस्ट साहित्य का, एंड ब्राह्मणिकल लिटरेचर, और ब्राह्मणिकल लिटरेचर का, ब्राह्मणिकल साहित्य का। अंडर आचार्य देव विद्या सिन्हा, आचार्य देव विद्या सिन्हा के अधीनस्थ रह करके उसने ब्राह्मणिकल लिटरेचर पढ़ा और बुद्धिस्टिक लिटरेचर पढ़ा। कौन पढ़ा? तो नाम था उसका थोनिम संभूत, जो आया कहां से था? तिब्बत से। किसने भेजा था? वहां के सम्राट स्ट्रॉन्ग चैन गैम्पो ने भेजा था। किस लिए? कि यहाँ पर आकर के इंडिया में यहाँ के ज्ञान को वह
ग्रहण करे और फिर तिब्बत में जाकर के उसी ज्ञान का प्रसार करे। वो आया और आचार्य देवा विद्या सिन्हा के अंतर्गत उनके अधीन रह करके ज्ञान अर्जित किया। आफ्टर दिस इन द 8th century AD, इसके बाद 8th century AD में आचार्य शांति रक्षित द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे जिनका नाम था आचार्य शांति रक्षित, वेंट टू तिब्बत, तिब्बत गए इन रिस्पॉन्स टू एन इनविटेशन, एक रिस्पॉन्स में गए उस इनविटेशन के फ्रॉम द एम्परर, जो सम्राट से आया हुआ था। जो तिब्बत के सम्राट स्ट्रॉन्ग चैन गेम्पो के इनविटेशन के जवाब में जो शांति रक्षित थे आचार्य, जो नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, वह तिब्बत गए रिस्पॉन्स में एक इनविटेशन के सम्राट की ओर से जो आया था। आचार्य कमल सिल्ला द चीफ अथॉरिटी ऑन द तंत्र विद्या के जो प्रमुख आचार्य थे जिनका नाम कमल सिल्ला था, ऑल्सो विजिटेड तिब्बत, उन्होंने भी तिब्बत की यात्रा की। नालंदा स्कॉलर्स लर्न द तिब्बतियन लैंग्वेज, जो नालंदा के स्कॉलर लोग गए थे वहां तिब्बत में, उन्होंने तिब्बतियन लैंग्वेज को सीखा। एंड ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट एंड संस्कृत वर्क्स इनटू इट, और इसके बाद बुद्धिस्ट वर्क और संस्कृत वर्क अर्थात बुद्धिस्ट साहित्य और संस्कृत साहित्यों में उसे क्या कर दिया, तो बुद्धिस्ट और संस्कृत साहित्यों में उसको ट्रांसलेट कर दिया। यानी नालंदा स्कॉलर्स लर्न द तिब्बतियन लैंग्वेज, जो नालंदा के स्कॉलर्स लोग गए उन्होंने तिब्बत की भाषा को सीखा। एंड ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट, और बुद्धिस्ट का उन्होंने ट्रांसलेशन कर दिया। एंड संस्कृत वर्क्स इनटू इट, और संस्कृत की रचनाओं का भी उन्होंने क्या कर दिया, तो ट्रांसलेशन कर दिया। किसमें, तिब्बतियन लैंग्वेज में। नालंदा से गए थे, तिब्बत की भाषा को सीखे और तिब्बत के सम्राट के बुलावे पर गए थे, तो तिब्बतियन भाषा सीख करके अब बुद्धिस्ट साहित्य को और ब्राह्मणिकल साहित्य को उन्होंने तिब्बत की भाषा में लिख दिया। Thus they presented an entirely new literature to तिब्बत, इस तरह से उन्होंने प्रस्तुत कर दिया पूरे तिब्बत के लिए एक नया साहित्य। एंड ग्रेजुअली कन्वर्टेड इट्स इनहैबिटेशंस टू बुद्धिज्म, और धीरे धीरे लोग वहां के हैबिटेशन में आ गए बुद्धिस्ट के, अर्थात तिब्बत देश में जितने भी लोग हैं धीरे धीरे बौद्ध साहित्य को पढ़ने लगे और बौद्ध साहित्य को पढ़ करके उसे अपनाने लगे, बुद्धिज्म में विश्वास करने लगे। अच्छा, बुद्धिज्म क्या होता है, व्हाट इज बुद्धिज्म? बुद्धिज्म मतलब क्या होता है, बुद्ध के मार्ग पर चलना क्या होता है। बुद्ध जी का प्रथम संदेश मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आपने पढ़ा होगा सिद्धार्थ की कहानी, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? तो बुद्ध का पहला संदेश मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। लोगों ने उनके मार्ग में कांटे बिछा दिए, लोगों ने अनेकों तरह से उनको मानसिक प्रताड़ना भी दी। मानसिक प्रताड़ना मतलब ढोंग कहा, जबकि खुद ढोंगी थे, फिर भी क्या वो अपने मार्ग से भटके। उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद, उनके सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद, बिल्कुल अहिंसावादी दोनों लोग, और धीरे धीरे और अनुयायी जो है वह जुड़ने लग गए। तो बुद्धिज्म में जो विश्वास करता है वो बौद्ध साहित्य को खूब बढ़िया से पढ़ता है। जब नालंदा विश्वविद्यालय के स्कॉलर्स लोग तिब्बत गए सम्राट के बुलावे पर, तो तिब्बतियन लैंग्वेज को सीख करके बुद्धिस्ट लिटरेचर और संस्कृत वर्क्स यानी ब्राह्मणिकल लिटरेचर दोनों को ही वहां ट्रांसलेट कर दिया। किसमें? तिब्बतियन लैंग्वेज में, कि तिब्बत के लोग पढ़ सके। पर तिब्बत के लोगों ने चुना किसको? बुद्धिज्म को। एंड दे ग्रेजुअली कन्वर्टेड, और धीरे धीरे वह बदल गए इट्स इनहैबिटेशन टू बुद्धिज्म, और आदतों में ला दिए बुद्धिज्म को। आचार्य शांति रक्षित ऑफ नालंदा, जो आचार्य थे नालंदा के शांति रक्षित, इस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 749 AD, उन्होंने भी इसे अस्तित्व में लाया पहली बार 749 AD में। 749 AD का मतलब 749 AD का मतलब
नहीं बोल रहे हो, 749 एडी ही बोलो तब उसको, 749 एडी ईसा पूर्व, ठीक है। अब बुद्धिस्ट विहार इन तिब्बत, उन्होंने अस्तित्व में लाया एक बुद्धिस्ट विहार को जो तिब्बत में बना। इट इज नेसेसरी दैट, यह आवश्यक था कि द बुक्स अवेलेबल इन द त्रिपिटकर लिटरेचर ऑफ तिब्बत कैन बी ट्रांसलेटेड वंस अगेंस्ट इनटू संस्कृत। यह आवश्यक हो गया था कि जो किताबें थी वहां पर उपलब्ध, जो किताबें वहां पर उपलब्ध थी इन द त्रिपिटकर लिटरेचर, जो त्रिपिटकर लिटरेचर था, साहित्य था, बुद्धिस्ट साहित्य था ऑफ तिब्बत, तिब्बत का, बी ट्रांसलेटेड वंस अगेंस्ट इनटू संस्कृत, उसे फिर से ट्रांसलेट कर दिया जाए एक बार, किसमें? संस्कृत में। दे वुड नॉट ओनली शेड न्यू लाइट, वे केवल एक नया प्रकाश नहीं डालेंगी ऑन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास पर, एंड कल्चर और संस्कृति पर, बट वुड ऑल्सो हेल्प अस, बल्कि वह हमेशा मदद करेंगी हमारी, टू फॉर्म अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द कंट्रीब्यूशन, कि हमने बनाया है एक पूर्ण चरित्र को, मेड बाय नालंदा, जो नालंदा के द्वारा व्यवस्थित किया गया, इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के उद्देश्य से। फर्दर इसके बाद इट इज ऑल्सो बिलीव्ड दैट, यह विश्वास किया जाता है कि कोरियन स्कॉलर्स केम टू स्टडी द विनया एंड अभिधर्मा, यह विश्वास किया जाता है कि इसके बाद कोरियन स्कॉलर लोग आए, कोरिया देश से जो आने वाले स्कॉलर्स थे उनको कोरियन स्कॉलर कहा गया, वो नालंदा आए विनया का अध्ययन करने के लिए और अभिधर्मा का अध्ययन करने के लिए एट नालंदा, नालंदा में। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट, यह संभवतः था कि कोरियन ट्रांसलेशंस ऑफ ओरिजिनल संस्कृत, कि कोरियन लोगों ने जो ट्रांसलेशन किया वह ओरिजिनल संस्कृत का था, ओरिजिनल संस्कृत रचनाओं का था, मे स्टिल बी एक्सटेंट इन कोरिया, जो आज भी अस्तित्व में पाए जाते हैं कोरिया में। जो कोरियन स्कॉलर्स लोग आए थे, यह देखा जाता है कि उन्होंने ओरिजिनल संस्कृत का ट्रांसलेशन कोरियन लैंग्वेज में किया, और वो कोरियन लैंग्वेज का जो ट्रांसलेशन है संस्कृत वर्क्स का, वो आज भी कोरिया में पाया जाता है, कोरिया देश में पाया जाता है। आप देखिए ज्ञान का आदान प्रदान कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। जो कोरिया देश से आया वो कोरियन लैंग्वेज जानता है, तो जब नालंदा विश्वविद्यालय में आया तो उसने संस्कृत चुना, तो भाई उसको तो कोरियन लैंग्वेज आता है, उसने संस्कृत को सीखा, और संस्कृत बोलना जब सीख गया, भाषा पर जब पकड़ बन गई, तो उसने संस्कृत में जितनी रचनाएं थी नालंदा विश्वविद्यालय में ब्राह्मणिकल लिटरेचर की, सबको पढ़ा। आप पढ़ के जब अपने यहां गया तो किसमें लिख दिया? कोरियन में लिख दिया। तो यहां का ज्ञान कहां गया? कोरिया में गया। ऐसे ही तिब्बत के जो स्कॉलर आए थे, उन्होंने नालंदा आकर के बुद्धिस्ट साहित्य को पढ़ा और ब्राह्मणिकल साहित्य को पढ़ा, और दोनों को पढ़ने के बाद जब तिब्बत गए तो उसे किसमें ट्रांसलेट कर दिया? तिब्बतियन लैंग्वेज में। आप देखिए पढ़ाई का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान कितना आसान है। केवल और केवल भाषाओं की जानकारी हो तो ज्ञान एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जा सकता है? दिया जा सकता है। अब पूरा देश उस ज्ञान को प्राप्त करता था। Beside being famous for its studies in literature, beside being famous होने के अलावे भी, प्रसिद्ध होने के अलावे भी, for its study अपने अध्ययन के लिए, अपने विषय वस्तु के लिए, in literature साहित्य में, and religion और धर्म में, नालंदा was also a center of fine art, नालंदा हमेशा से केंद्र रहा है फाइन आर्ट्स का, अच्छी अच्छी कलाओं का। इन्फ्लुएंस द आर्ट ऑफ नेपाल, इसने नेपाल की कला को प्रभावित किया। तिब्बत की कला को प्रभावित किया। इंडोनेशिया एंड सेंट्रल एशिया, इंडोनेशिया और सेंट्रल एशिया की कला को भी इसने प्रभावित किया है, इन्फ्लुएंस किया है। द ब्रॉन्ज स्टैच्यूज ऑफ नालंदा आर इंप्रेसिव, जो ब्रॉन्ज स्टैच्यूज मिले हुए हैं नालंदा में वो काफी प्रभावी है। एंड ब्यूटीफुल और खूब सुंदर है। एंड स्कॉलर्स बिलीव दैट, और जो स्कॉलर्स हैं वह विश्वास करते हैं कि स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा फाउंड एट कुर्क किहार,
जो स्टैचू पाया गया है भगवान बुद्ध का, कहाँ? तो कुर्क की हार बियर ट्रेसेस ऑफ द नालंदा स्कूल, जो नालंदा स्कूल के नीचे दबा हुआ था। इट इज ट्रू दैट, यह सत्य है कि द अचीवमेंट ऑफ नालंदा वॉज बॉर्न, जो अचीवमेंट है नालंदा का वह जन्म लिया है ऑफ एन ऑल इंक्लूसिव परस्यूट ऑफ नॉलेज, हर तरीके से घूम फिर करके ज्ञान के ही उद्देश्य को पाने में, इन विच रिलीजन, जिसमें धर्म भी आता है, एंड फिलॉसफी, दार्शनिकता भी आती है, लैंग्वेज एंड हैंडीक्राफ्ट, भाषा का भी ज्ञान दिया जाता था नालंदा में, एंड हैंडीक्राफ्ट हैड इक्वल इंपॉर्टेंस, और हैंडीक्राफ्ट कलात्मक ज्ञान भी संपूर्ण रूप से बराबर रूप से सभी बच्चों को दिया जाता था जो नालंदा में पढ़ा करते थे। नालंदा में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे उन्होंने केवल अचीवमेंट इस चीज में नहीं पाया कि वह खूब ज्ञानी बन गए, वह खूब धर्म के ज्ञाता बन गए, वह खूब जो है दार्शनिकता पढ़ लिए, खूब जो है भाषा का ज्ञान अर्जित कर लिया, खूब जो है वह कलात्मक ज्ञान को प्राप्त कर लिए, बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने इन सभी उद्देश्यों को पूरा किया, इन सभी विषय वस्तु को अर्जित किया। यानी कलात्मक ज्ञान भी जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत? आज हम जो ग्रहण करते हैं ज्ञान, क्या उसमें ऐसा कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। क्या धर्म का ज्ञान मिलता है? नहीं मिलता है। धर्म का ज्ञान नहीं मिलता है। आज जब धर्म का ज्ञान नहीं मिलता है तो जो लोग जैसा बताते हैं वैसा ही हम लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, यही सच्चाई है। अभी फिलहाल 11 नंबर पैराग्राफ देखेंगे जो कि शायद लास्ट है ना, और इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इतना सब बात कहने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भीड़ जो खड़ी है उसको संबोधित होते हुए या संबोधित करते हुए कहते हैं कि वी शुड एम, हमारा लक्ष्य होना चाहिए एट रिवाइविंग द एजुकेशनल सिस्टम, कि हम पुनर्जीवित करें, रिवाइविंग करें द एजुकेशनल सिस्टम, शैक्षणिक पद्धति को ऑफ अ बाइगॉन एरा, जो बीते हुए समय में था, अर्थात जो नालंदा विश्वविद्यालय के समय शैक्षणिक पद्धति था, एजुकेशनल सिस्टम था, वैसा एजुकेशनल सिस्टम हम लोग डेवलप करें। एंड रीस्टैब्लिश नालंदा, और नालंदा को पुनः जो है वह अस्तित्व में लाएं एज अ सेंटर ऑफ आर्ट, कला के केंद्र के रूप में, लिटरेचर, साहित्य के रूप में, फिलॉसफी, दार्शनिकता के रूप में, रिलीजन, धर्म के ज्ञान के सेंटर के रूप में, एंड साइंस, और विज्ञान के ज्ञान के केंद्र के रूप में। कल्चरल रेजिनेंस कैन कम अबाउट इन द लाइफ ऑफ नेशन, जो कल्चरल रेजिनेंस है, जो सांस्कृतिक परिवेश समाहित होता है विद्यार्थियों में, कैन कम अबाउट इन द लाइफ, वही असल जिंदगी में प्राप्त होता है, समाहित होता है, आता है, ऑफ नेशन, राष्ट्र के। ओनली व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ डिटरमाइंड स्कॉलर, ओनली, केवल, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ डिटरमाइंड स्कॉलर, जब बड़ी संख्या में ध्यान केंद्रित करने वाले स्कॉलर्स डिवोट अ लाइफ टाइम टू सर्च आफ्टर ट्रूथ, अपने आप को समर्पित कर देंगे सत्य को प्राप्त करने के लिए। नाउ द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट इज स्टिल वेरी यंग, और अभी तो मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट नया है, बट माउल्ड टू द नीड ऑफ द एज, लेकिन इसे भी उम्र की जरूरत है, इसे भी एक समय की जरूरत है, और उस समय के बाद ये क्या हो जाएगा? तो उस समय के बाद मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट भी ठीक इसी तरह से रिस्टैब्लिश हो जाएगा। इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू डेवलप इनटू द सेंटर वी विश इट टू बी, इट कैन बी एक्सपेक्टेड, यह आशा किया जाता है, टू डेवलप, की इसको भी विकसित किया जाएगा, इनटू द सेंटर, केंद्र के रूप में, वी विश इट टू बी, जैसी हम इच्छा करते हैं, जैसी हम कामना करते हैं। तो हम इच्छा और कामना कैसे केंद्र के रूप में करते हैं? मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट को, तो मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट को हम इस प्रकार से उम्मीद और आशा करते हैं कि स्टैब्लिश किया जाएगा कि वहां फिलॉसफी का भी नॉलेज मिलेगा, वहां साइंस का भी नॉलेज मिलेगा, वहां फाइन आर्ट का भी नॉलेज मिलेगा,
यानी कंप्लीट नॉलेज मिलेगा जो स्टूडेंट यूज करके अपने लाइफ में और क्या हो सकेगा, आगे बढ़ सकेगा। आज के समय में ऐसा शैक्षणिक पद्धति, एजुकेशनल सिस्टम कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। जरूरत है ऐसे एजुकेशनल सिस्टम को रीस्टैब्लिश करने की, जैसा कि नालंदा विश्वविद्यालय में था। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, अगला सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर।